हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9th के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिकों में जो क्रम चल रहा था उसमें हम आपको बता रहे थे कि दाब क्या होता है। उसी टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे एक बार। चलिए देखिए, तो हम आपको बता रहे थे दाब क्या होता है। इंग्लिश से इसकी प्रेशर। चलिए देखिए, दाब एक बल होता है। सीधी सी बात है, दाब एक बल होता है। देखिए, दाब की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, जैसे कोई तल हो, उस तल के एकांक क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लगता है, उसी लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। बस समझ में? एकांक क्षेत्रफल में किसी तल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। मान लिया कोई तल है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इस पर अभिलंबवत लगने वाला बल कैपिटल एफ है, तो प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, P इज इक्वल टू एफ बाई कैपिटल ए। बात समझ में? ये दाब निकालने का सूत्र होता है। अच्छा, किसी भी तल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। बात समझ में? किसी भी तल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली में बल लग रहा है, इसी बल को आप लोग प्रणोद भी कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला बनता है दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। और प्रणोद क्या चीज है? किसी भी समतल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही प्रणोद कहा जाएगा। बात समझ में? कोई भी तल रहे, अगर उस तल पर अभिलंबवत बल कोई कार्य कर रहा है तो इसी अभिलंबवत बल को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। बात समझ में? ठीक है, तो दाब क्या चीज होता है? किसी तल पर, तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। दाब का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्प्लावकता। देखिए, उत्प्लावकता क्या चीज होती है? देखिए, जब भी कोई पानी में कोई वस्तु हो, अगर वो वस्तु तैर रही है, चाहे पानी के ऊपर तैरे चाहे पानी में डूब करके तैरे, तो एक्चुअली उनके तैरने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वस्तुओं पर पानी नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में एक बल लगाती है, जिसके कारण वस्तुएं जो होती हैं तैरती हैं। इसी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है, एग्जाम्पल मान लीजिए ये पानी है ना, और इस पानी में ये एक वस्तु जो कि तैर रही है। तो आप जानते हो कि ये तैरती हुई वस्तु जो है, जो वस्तु हमारी इस पानी में तैर रही है, इसके तैरने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि पानी जो है इस वस्तु पर ऊपर की डायरेक्शन में एक बल लगाती है, जिस बल के कारण हमारा ये वस्तु तैर रहा होता है, जिसके कारण ये एकदम पानी में डूबता नहीं है बल्कि ऊपर तैर रहा होता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावकता। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। चलिए इसके कुछ सांख्यिक प्रश्न देखेंगे आज हम। चलिए तो कुछ सांख्यिक प्रश्न लगाएंगे आज हम। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमसे कर रहा है कि 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कर दीजिए। चलिए देखिए, प्रश्न हमसे कर रहा है कि एक वस्तु यहाँ है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है ये 50 किलोग्राम है, एक वस्तु यहाँ है, इसका जो द्रव्यमान है ये 120 किलोग्राम है, और ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर का डिस्टेंस है।
कह रहा है लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर दीजिए। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले आप दिए गए मानों को लिखिए। देखिए वस्तु का द्रव्यमान हमको दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान यम1 बराबर दिया गया है 50 किलोग्राम, यम2 बराबर दिया गया है 120 और दूरी दी गई हमको दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r बराबर दिया गया है 10 मीटर। लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने को कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए मैंने सीधा सा आप लोग को एक फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले से चलेंगे। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल G इंटू यम1 यम2 बटे r का स्क्वायर। यहाँ से चलेंगे, सारे मानों को जरा रखिए। F की वैल्यू निकालनी है, G कांस्टेंट मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू यम1 की वैल्यू 50 गुणे यम2 की वैल्यू 120 और r की वैल्यू 10 मीटर। 10 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर हो जाएगा ये F इज इक्वल टू, सॉल्व करिए जरा यहाँ पे, तो 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 गुणे इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6000। बात समझ में आई? 100 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100। यहाँ से 00 से 00 हो जाएगा कैंसल और यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल टू 6.67 गुणे, यहाँ बचा है 60 गुणे 10 की घात माइनस 11। F इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहाँ जरा देखोगे, एक जीरो हटाओगे तो यहाँ से 66.7 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस 11 मल्टीप्लाई जरा कर दो तो जाएगा 6 7 42 6 36 और 36 4 40 और अगेन 6 36 4 40 400.2 गुणे 10 की घात माइनस 11 न्यूटन। ये लगने वाले बल का मान हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो समरूप गोलों का केंद्र परस्पर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। यदि दोनों गोलों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 0.667 न्यूटन हो तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा। चलिए ठीक है, प्रश्न हमसे कर रहा है कि दो समरूप गोले हैं। सबसे पहले समझा जाए कि समरूप गोलों का मतलब क्या है। समरूप का मतलब होता है उनके रूप, उनकी आकृतियाँ एक जैसी हैं। बात समझ में? ठीक। और दोनों का जो केंद्र है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे एक समरूप यहाँ हो गया, दूसरा समरूप यहाँ हो गया, इसका केंद्र इसके केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक। अब ऐसे कंडीशन में कह रहा है हमसे कि लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान इसका होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जो वस्तु है दोनों गोले समरूप हैं, ऐसे में दोनों का द्रव्यमान समान होगा। और अब जरा देखें, दोनों का द्रव्यमान समान है, इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू दे रहा है 0.667 न्यूटन का, है ना। अब हमको यही जो द्रव्यमान है इसी द्रव्यमान को निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले दिए गए मानों को आप लिखिए। गोलों के बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 7 मीटर। चूंकि गोले समरूप हैं अतः यम1 बराबर यम2 बराबर स्मॉल। अभी गुरुत्वाकर्षण बल से चलेंगे, यह बराबर स्मॉल जी इंटू यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर से। यफ की वैल्यू 0.667 गुणे
सॉरी इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 की वैल्यू ज़रा रखेंगे तो m1 m2 की वैल्यू m, तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा, बट r की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सही ढंग में अगर हम लिख दें 6.67 गुणे 10 की घात। देखिए दशमलव को यहाँ से उठा करके एक संख्या आप अपनी राइट तरफ लेकर के जा रहे हो तो 10 की घाती -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 6.67 गुणे 10 की घाती -11, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे मीटर का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 6.7 से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही इधर आएगा तो ये भाग करेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 10⁻⁻1/10⁻11। नीचे से ऊपर भेज दीजिए, तो नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 10⁻⁻1 गुणे 10⁻+11, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻+11 -1, m स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10⁻10, और m स्क्वायर बराबर 10⁵ का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 10⁵ किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। नोट कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। पहले दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर 36 न्यूटन। ठीक, और कह रहा है दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। चलिए, कंडीशन ये है कि दो पिंड हैं, एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, और उनके बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है अभी 36 न्यूटन का लग रहा है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है ये 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। देखिए, पहले ये दोनों वस्तुएं यहाँ पे हैं, ये एक निश्चित दूरी मान लिया r मीटर की दूरी पर रखा गया, बात समझ में। तब इस वस्तु के मान लो द्रव्यमान m1 और m2 है, तब इन दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये 36 न्यूटन का है। लेकिन अब कर रहा है, हमसे कह रहा है कि दूरी जो है ये 3 गुनी कर दी जाए। ठीक, जो दूरी है ये 3 गुनी कर दी जाए तब लगने वाले बल का मान कितना होगा। चलिए ज़रा देखते हैं। तो दूरी बदलने को कह रहा है, द्रव्यमान वही रहेंगे, तो सबसे पहले द्रव्यमान के पदों में आप दूरी कैलकुलेट कर लो। तो चलिए पहले निश्चित दूरी के लिए देखिए ऐसे लिखो, प्रारंभिक स्थिति में यह बराबर g इंटू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से r की जरा आप वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा, अच्छा f की वैल्यू 36 रख दो इधर, g ऐसे रहने दो कांस्टेंट वैल्यू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे आप तो r स्क्वायर इंटू 36 बराबर कैपिटल G m1 m2 हो जाएगा गुणे के रूप में m2। 36 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर कैपिटल G इंटू m1 m2 बटे 36। ये दूरी का वर्ग मिल गया हमको। ठीक, प्रारंभिक स्थिति में। अब इसके बाद अब दूरी 3 गुना करने पर लगने वाला बल। अब जब दूरी 3 गुना करोगे तो लगने वाले बल की गणना करो जरा यहाँ से। यह बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर से। ठीक, अभी दूरी जो कह रहा है ये 3 गुना करने को कह रहा है, तो पहले दूरी r थी, अभी हमसे कह रहा है कि 3 गुना आप कर दीजिए। चलिए देखिए, तो यह बराबर
यहाँ ज़रा देखिए दूरी का जो पूरा ये निकला है, रख दीजिए। अच्छा, दूरी 3 गुना जब आप करोगे तो इसका मतलब ये हो गया करने पर बल, तो जो दूरी आप 3 गुना करोगे तो r बराबर 3r हो जाएगा। बात समझ में? अब यहाँ रखिए ज़रा, तो जगह g इंटू m1 m2 बट्टे 3r का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद से जरा स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बट्टे 9r स्क्वायर, ठीक 9। f बराबर ये इतनी पूरी वैल्यू को जरा साइड करो, 1/9 गुणे इसको ऐसे लिख दो, कैपिटल G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितने के बराबर है, 36 के। ये देखो G m1 m2 बाई r का स्क्वायर, G m1 m2 बाई r का स्क्वायर रख दो, तो ये बराबर 1/9 गुणे 36, 9 चौके 36, ये बराबर 4 न्यूटन का, ठीक है। नोट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है या 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु कितने बेग से ऊपर फेंकी गई, यानी प्रारंभिक बेग निकालने को कह रहा है। और दूसरा, धरती से दूसरा है वस्तु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। चलो देखो, प्रश्न ये कर रहा है, एक गेंद है, ये पृथ्वी तल पर है अभी, इसके बाद इसे ऊर्ध्वाधर इसे ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक, और ये नीचे से ऊपर की ओर 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर गया। हमसे पूछ रहा है कि जिस प्रारंभिक बेग से फेंका गया उस प्रारंभिक बेग की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमको ये बताइए कि ये जो गेंद है यहाँ से यहाँ तक अर्थात 10 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है। चलिए देखिए, तो हमको दिया गया है गेंद, पृथ्वी तल से गेंद की ऊंचाई, पृथ्वी तल से गेंद की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। और पहला प्रश्न कर रहा है कि वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये गेंद जब अपनी इस अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके इसका जो अंतिम वेग है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0, ठीक। वस्तु का जो अंतिम वेग है ये v बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ जरा चलिए, जब उसका अंतिम वेग 0 है तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण पर v बराबर u प्लस जी टी से, ठीक, v बराबर u प्लस जी टी से। अब यहाँ जरा ज्ञात करिए प्रारंभिक वेग, v की वैल्यू कितनी है, 0, ये पहले प्रश्न का जवाब है। और u का मान हमको निकालना है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जैसे स्मॉल g जो है ये कॉन्स्टेंटम वैल्यू है, जिसको मैंने बताया था कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका भी मान 2 कंडीशन में रखा जाता है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही हो तो g की जो वैल्यू होती है नेगेटिव रखी जाती है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो वस्तु तब g की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव रखी जाती है। तो अभी गेंद नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो -9.8 गुणे t, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट और, सॉरी, क्योंकि अभी समय भी ज्ञात नहीं, हमको समय भी निकालना है, तो इस समीकरण से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आप तीसरे समीकरण से चलिए। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs से, यहाँ से चलेंगे। v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू निकालनी है तो u ही रहने दो, प्लस 2 गुणे g की वैल्यू -9.8, h की वैल्यू 10 मीटर है। अब यहाँ से ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे माइनस हो जाएगा, इसके इधर लेकर क्या होगा प्लस, यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 गुणे 9.8, यू स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 196।
u बराबर √196 और u बराबर, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो और इस पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं आप लोग उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना है।